नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ज्यामिति के अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा था कि समतल क्या होता है और वक्रतल क्या होता है, दोनों को ही हमने बहुत ही सरल भाषा में देखा था। इसके साथ ही हमने जो समतल जो आकृतियां है, ठोस आकृतियां, उनको भी हमने वर्गीकृत किया था। इसके साथ ही वक्रतलीय आकृतियां कौन कौन सी है और ऐसी आकृतियों को भी देखा था जो समतल और वक्रतलीय दोनों ही तल वाली होती है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसके साथ ही समतल जो ज्यामितीय आकृतियां जो है, जैसे बिंदु है, रेखा है, किरण है, रेखाखंड है या कोण है, उनको भी हमने परिभाषित करने की पूरी कोशिश की थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके कंपटीशन से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो साथी है जो आपकी ही तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम वैसे तो अपने इस जो छोटा सा ही जो चैप्टर था उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी उसमें हमने देखे रेखाओं के जो प्रकार थे उनको तो हमने बहुत ही सरल तरीके से उसमें हमने समझ लिया था, क्योंकि जब हम कोणों के प्रकारों की जो चर्चा करेंगे तो उसमें हमको रेखा जो जितने भी प्रकार है उनकी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो उसको तो हमने उसमें देख लिया था। जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो जो है जिसमें हम कोणों के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें हम रेखाओं की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप उस वीडियो को आप एक बार देखें, ताकि आज का जो वीडियो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत हम कोण से ही करते हैं कि कोण और उनके प्रकार, उनको ही हमको समझना है। तो सबसे पहले एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि कोण वास्तव में क्या है। जैसे जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको तो अच्छी तरह से मालूम है कि कोण क्या होता है। ठीक है। तो कोण देखिए क्या है कि एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। कोण के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए? एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। उस प्रारंभिक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, यानी इनका दोनों का प्रारंभिक बिंदु या कह दे उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम इसको मान ले, ये आरंभिक बिंदु तो कौन सा है? O, ये A और इसको मान ले हमने B। ठीक है। तो ये एक कोण की रचना हो जाएगी। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोण। ठीक है। तो ये तो हो गया कोण। अब देखिए कोण में क्या क्या इसके अवयव होते हैं उनको भी अपन समझ ले। तो इसमें एक तो चीज होती है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। और दूसरी जो है अवयव वो कौन सा है? इसकी भुजाएं। तो अगर हमें ये, वैसे इतना सिंपल प्रश्न तो आएगा नहीं आप कंपटीशन में, लेकिन देखिए फिर भी मेरी हमेशा आदत है कि हम हर छोटी से छोटी चीज को भी स्पष्ट करते हुए आगे बढ़े तो अच्छा रहता है। तो कोण में हमें पहले तो ये देखना है कि कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष कौन सा होता है? जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है। ठीक है। तो भुजाएं कौन कौन सी, पहले तो ये देख लें। तो भुजाएं कौन सी है? एक तो ये भुजा है और एक ये भुजा है। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक तो भुजा है OA और एक भुजा है OB। कौन सी? OA और एक OB। ये दो तो हो गए भुजाएं। अब शीर्ष कौन सा होगा? जहां पर ये दोनों भुजाएं आपस में मिलती है या जहां पर इसका उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो कहलाता है इसका शीर्ष। तो यहाँ पर इसका शीर्ष कौन सा है? कोण का O। ठीक है। तो ये तो है कि प्रारंभिक जानकारी कोण के बारे में। अब हम ये देखते हैं, अब जैसे इस कोण को लिखने का तरीका भी तो हमें आना चाहिए, क्योंकि देखिए कोण को जो है किससे व्यक्त करते हैं? ये जो कोण का जो निशान है, बिल्कुल जो कोण की आकृति है उसी से मिलता जुलता इनका निशान है। इसी तरह से जैसे हम कल हमने देखा था वीडियो में कि हमने क्या क्या देखा था। जैसे बिंदु देखा था, उसके बाद में हमने रेखा देखी थी, उसके बाद में हमने किरण को भी समझा था, और किरण के बाद में हमने रेखाखंड देखी थी, और रेखाखंड के साथ में हमने कोण को भी देखा था। ठीक है। तो इन जो बिंदु जो है उस बिंदु को तो वैसे, क्योंकि कई बिंदुओं के व्यक्त करना, तो उसको तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। ये तो है इसका लिखने का तरीका। अब रेखा को अगर व्यक्त करना है, जैसे कोई रेखा है AB है, तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं? AB और उसके ऊपर इस तरह के रेखा का निशान बनाया जाता है। ठीक है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि ये AB जो है वो क्या है? यहाँ पर रेखा है। अगर किरण को व्यक्त करना है, मान लो AB क्या है? किरण को व्यक्त कर रही है, तो किरण को इस तरह से व्यक्त करते हैं, इसके ऊपर किरण का निशान बनाया जाता है। ठीक है। अगर इस तरह से रेखाखंड को अगर व्यक्त करना है कि AB एक रेखाखंड है, तो हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे?
इस तरह से, ठीक है। और कोण जो है, तो कोण को, जो कोण के जो इसका दिखने का जो तरीका है, उसी रूप में कोण को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इस कोण को हम अगर नामांकित करना हो कि ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, तो हम इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो ये जो कोण है, अब इसको देखिए, जब भी विनिष्ट जो बिंदु जो है या शीर्ष जो है, उसको हमेशा ही मध्य में लिखा जाता है, ठीक है। यानी इस कोण को अगर व्यक्त करना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, या तो हम इसको ये लिखेंगे BOA, क्या लिखेंगे, कोण BOA, या तो ये तरीका होगा, और या हम इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं कि कोण AOB, क्या लिख सकते हैं हम, कोण AOB। यानी दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, कई बार ऐसे प्रश्न में हमें ऐसे 3 अक्षरों में जो कोण मिलेंगे, तो वहां पर स्पष्ट है कि कोण जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यानी उसका उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा होगा, तो इसके मध्य में जो लिखा हुआ होगा वो इसका होगा उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। तो ये एक प्रारंभिक जानकारी थी कोण के बारे में, जो हमें होनी जरूरी है। तब कोणों के प्रकारों को हम थोड़ा समझते हैं कि कोण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम देखिए, कोण वैसे अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर हम जो कोणों के जो प्रकार देख रहे हैं, सबसे पहले वो उनके माप के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कोण का जो प्रकार है, सबसे पहले आता है न्यून कोण। कौन सा कोण आता है, न्यून कोण। अब न्यून कोण कौन सा होता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो, ठीक है। किससे अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री से तो अधिक, और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ऐसा कोण जो है, यानी ऐसे कोण का जो माप है, अगर कोई कोण ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, या दिया हुआ है 70 डिग्री, या 72 डिग्री दिया हुआ है, या बोली 89 डिग्री दिया हुआ है, 89 डिग्री, तो ये जो सारे जो कोण है ये कैसे कहलाएंगे, न्यून कोण, ठीक है। यानी सारे जो कोण है वो 0 से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो इनको कहता है न्यून कोण। उसके बाद में नंबर 2, दूसरा जो है वो आता है समकोण। अब ये देखिए, सारे जो कोण है ये लगभग हमने सभी ने कक्षा 6 से लगाकर 10 तक पढ़े हुए हैं, तो इतना विशेष इस पर जोर आपको नहीं पड़ेगा। समकोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का जो कोण है उस कोण को क्या कहते हैं, समकोण। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो है अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। अब अधिक कोण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हो, और उसका माप जो है वो कितने से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी 90 से लगाकर 180 के बीच के जो कोण है, जो माप है कोणों का, वो अधिक कोण की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 100 डिग्री लिखा हुआ है तो भी वो अधिक कोण है, अगर वहां लिखा हुआ है 128 डिग्री है तो भी वो अधिक कोण है, अगर वो 150 डिग्री लिखा हुआ है तो भी वो अधिक कोण है, और चाहे वो 179 डिग्री तक लिखा हुआ है तब भी वो क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। तो ये हो गए अधिक कोण। उसके बाद में कोणों की चौथी जो कैटेगरी है वो आती है सरल कोण। क्या नाम है, सरल कोण। इसका देखिए एक दूसरा नाम और है, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। अब सरल कोण या रिजु कोण कौन सा होगा, यानी 180 डिग्री का जो कोण है उस कोण को कहते हैं सरल कोण या रिजु। तो अगर हम दूसरी भाषा में अगर इसको कहें तो 180 डिग्री कोण किसके बराबर होता है, 2 समकोण के बराबर होता है। यानी एक समकोण कितना, 90 डिग्री है, तो 2 समकोण के बराबर जो होगा उस कोण को क्या कहेंगे हम, सरल कोण, ठीक है। यानी हमारे कंपटीशन में बिल्कुल इतना सिंपल तो आएगा नहीं कि 180 डिग्री के कोण को कौन सा कहते हैं, उसकी जगह हमें 2 समकोण लिखे हुए मिल सकते हैं, या ऐसा कोण जो पाई के बराबर हो। अब देखिए पाई का अर्थ क्या होता है, वैसे पाई का अर्थ 180 डिग्री है। वैसे तो पाई का मान देखिए 3.14 वो होता है, वो अलग होता है, लेकिन अगर इसको हम कोणों की भाषा में अगर कहें तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सरल कोण को क्या कह सकते हैं, पाई कोण भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर इसी को अगर समकोण को अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पाई बट्टा 2, पाई का आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो कंपटीशन में 90 डिग्री की जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि पाई बट्टा 2 जो है वो कोण कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, समकोण, ठीक। अब पांचवा कोण जो है वो कौन सा कोण है, उससे बड़ा जो है यानी बृहत कोण, इसको क्या कहते हैं, बृहत कोण, या इसको दूसरा जो नाम है इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब ये कोण की कैटेगरी जो है वो कौन सी है, यानी जो 180 डिग्री है वो तो सरल कोण हो गया, यानी 180 से जो अधिक है जिसका मान, और कितने से कम होना चाहिए, 360 डिग्री से कम होना चाहिए।
ऐसा जो कोण है वो कहलाते हैं बृहद कोण या उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यानी जैसे कोई कोण ऐसा है जिसका मान 190 डिग्री है या 200 डिग्री है या 310 डिग्री मान लो या 327 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, यानी 360 से कम होना चाहिए, वो सारे कोण है वो कौन से कहलाते हैं? बृहद कोण। ठीक है, या उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब लास्ट जो है कोणों के माप के आधार पर जो है वो कोण आता है संपूर्ण कोण। ठीक है, अब ये कौन सा कोण होगा? यानी 360 डिग्री का जो कोण होता है उस कोण को कहेंगे हम संपूर्ण कोण। ठीक है, ये तो हुए कोणों की कैटेगरी। अब इसको अपन देखिए थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा भी समझे कि ये कोण कैसे होते हैं। कि न्यून कोण कैसा होता है? न्यून कोण ऐसा कोण होगा जिसका मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब देखिए 90 डिग्री तो कहाँ पर होता है? ये होता है बिल्कुल लंबवत जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, इस 90 डिग्री से अगर वो छोटा कोण है, चाहे वो यहाँ पर बन रहा है तब भी वो न्यून कोण है, चाहे वो ऐसा बन रहा है तब भी वो न्यून कोण है, चाहे वो ऐसा बन रहा है तब भी वो न्यून कोण है, चाहे वो ऐसा बन रहा है तब भी वो न्यून कोण है। ठीक है, यानी न्यून कोण जो है दिखने से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा कोण होना चाहिए जो बिल्कुल जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, वो सारे कहलाएंगे न्यून कोण। ठीक है, अब नंबर 2 समकोण। तो समकोण तो अभी अपन स्पष्ट किया है कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जो लंबवत जो कोण होगा वो कहलाएगा समकोण। तो समकोण तो हमें स्पष्ट है, बिल्कुल इस तरह से दिखेगा तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये समकोण है। ठीक, अब तीसरा जो है वो है अधिक कोण। अब अधिक कोण कौन सा होगा? तो बिल्कुल देखें, ये जो किरण है और 180 से ये कम होना चाहिए। तो 180 का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल कम और 90 से अधिक होना चाहिए। ये जो 90 डिग्री का जो कोण है इस कोण से अधिक होना चाहिए। यानी इसकी जो रचना जो होगी वो कोण कहाँ दिखाई देगा? हमको इस तरह का दिखाई देगा, या यहाँ पर हो सकता है ऐसा दिखे या बिल्कुल ऐसा दिखे। यानी यहाँ से लगाकर ये जो कोण है ये वाला, या इसको मान लो, या ये जो तीसरा कोण है ये जो कहलाएंगे, ये कैसे कहलाएंगे? अधिक कोण। ठीक है, अब उसके बाद में आगे बढ़े सरल कोण। तो सरल कोण तो कौन सा है? जैसे हमने देखा है बिल्कुल ऐसा कोण जो होगा 180 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बिल्कुल एक सीधी रेखा निर्मित करेगा, तो इसको कहेंगे सरल कोण या इसको कहेंगे ऋजु कोण। ये कितनी डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अब है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण जो होगा वो 180 से भी बड़ा होगा। यानी 180 से बड़ा जो कोण है उसको हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए ये तो 180 की लाइन है, ये 180, इससे भी बड़ा कोण यानी यहाँ से बिल्कुल और नीचे की तरफ होगा, यानी यहाँ से लगाकर 180 से भी अधिक है, ये कहलाते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। हो सकता है ये कोण ऐसे भी बन जाए, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो कहलाते हैं प्रतिवर्ती कोण, या ऐसा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो ये जो सारे कोण है ये कौन से कोण कहलाते हैं? बृहद कोण। अब आती है बात संपूर्ण कोण की। अब संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यानी ये जो कोण है, ये जो किरण है, अब यहाँ से 360 डिग्री कैसे होगा? यानी यहाँ से लगाकर पूरा वापस घूमकर यहाँ तक, ये जो पूरा कोण है यानी ये कहलाएगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये 0 डिग्री भी आप प्रदर्शित करना तो ऐसे ही कर सकते हो। 0 डिग्री में क्या होगा? जब 0 डिग्री अगर कोई कोण होगा तो वो केवल इस तरह का बनेगा। तो ये जो घेरा दर्शाता है, इस घेरे से ही हमें मालूम पड़ता है कि वो कोण कौन सा है। अब देखिए इसी को अपन थोड़ा और समझे कि जैसे मैं एक न्यून कोण बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपके बिल्कुल सिंपल तो आएगा नहीं। अब एक कोण मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये कोण कौन सा है? ये न्यून अधिक कोण है, या ये न्यून कोण है, या ये समकोण है, या सरल कोण है, या बृहद कोण है, या प्रतिवर्ती कोण है, या संपूर्ण कोण है? तो ये हमें ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा अब ये कौन सा कोण है। तो इसके लिए हमें क्या इसमें यहाँ पर ये प्रदर्शित करना जरूरी है कि इसमें जो है वो जो दूसरी जो किरण जो है वो कहाँ तक क्षेत्रफल घेर रही है। यानी अगर यहाँ पर ऐसे अगर इसका घेरा बना हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ ये जो कोण है, यानी ये देखिए कोण जो है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक है, 90 से भी अधिक है, 180 से भी अधिक है। मतलब ये 180 से भी जो अधिक वाला जो कोण है ये कौन सा कोण है? 180 से अधिक वाला कौन सा होता है? बृहद कोण। तो ये बृहद कोण है। और अगर इसमें ऐसा भी हमारे प्रश्न आ सकते हैं जहां पर हमें ये जो इसका जो प्रदर्शन जो किया हुआ है कोण का वो इसके बजाय इधर किया हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ऐसा जो अगर कोण जो है तो हम इसको उल्टे रूप में देखना पड़ेगा। यानी यहाँ से सुई जो घूम रही है, यानी यहाँ से अपन कोण को अगर गिने तो यहाँ से यहाँ तक जो नीचे जो लंबवत है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ से ये 90 डिग्री से ये अधिक है, इसका अर्थ है ये कौन सा कोण है? अधिक कोण।
यानी हमें जो कोण जो है जो रचना जो बनी हुई है उसको हमें दोनों ही तरफ से देखना पड़ेगा कि ये कोण जो है इसका जो प्रदर्शन है वो ऊपर से किया गया है या इसके विपरीत दिशा में किया गया है। यानी कोणों को नापने का तरीका दोनों ही तरफ से हमको नापने पड़ सकते हैं। तो केवल हमें इतना ही समझना जरूरी नहीं है कि बस जो है यहाँ से जो यहाँ तक झुका हुआ है तो वो न्यून कोण होगा, सीधा होगा तो वो समकोण होगा, उससे अधिक हो तो वो अधिक कोण होगा। तो ये जरूरी नहीं है, वो किस पे निर्भर करेगा कि हमने किस पे, जैसे देखिए ये मैं अधिक कोण बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक दिखने में तो ये अधिक कोण है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर अगर हमारे प्रदर्शन कोण का इस तरह से किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ ये कोण जो है यहाँ से है, नहीं यहाँ से अपन को इसको गिने तो ये जो है अर्धवृत्त को भी पार कर रहा है। अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, 180 से भी वो अधिक है, इसका मतलब वो कौन सा कोण है, बृहत कोण है, न कि वो अधिक कोण है, ठीक है। तो ये कोणों के सामान्य जानकारी जो थी वो आपने स्पष्ट कर ली। अब अपन ये तो कौन से कोण देखे हमने जो नाप के आधार पर थे कि इसको डिग्री में कैसे नापते हैं या उसको पाई में कैसे नापते हैं। जैसे 360 डिग्री है तो इसको हम पाई में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखिए 180 डिग्री को पाई कहेंगे तो 360 क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। और अगर समकोण में कहें तो कितने समकोण होंगे, 4 समकोण। तो ये भी हमारे दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा जरूरी नहीं कि आप 360 डिग्री ही लिखा हुआ मिले, हमको 2 पाई लिखा हुआ भी मिल सकता है या 4 समकोण भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अभी तक हमने चर्चा की है कोणों के प्रकार कौन से हमने देखे हैं जिनको हमने माप के आधार पर वर्गीकृत करने का कोशिश की है। तो ये हमने देखे कोण, कौन कौन से देखे हमने, न्यून कोण देखा, समकोण देखा, अधिक कोण देखा, सरल कोण या बृहत कोण देखा, और फिर हमने देखा है वो संपूर्ण कोण देखा, ठीक है। तो ये अब उसके बाद में दो नाम और भी आते हैं जो कोणों के प्रकार, उनको माप के आधार पे हमको वर्गीकृत कर सकते हैं। वो कौन कौन सा होता है, एक तो आता है पूरक कोण और एक आता है समपूरक कोण, ठीक है। इन दो कोणों को भी हम माप के आधार पर ही हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो पूरक कोण पहले कौन सा होगा, हम पहले इसको समझते हैं। पूरक कोण, इसका दूसरा नाम एक और है, इसको अनुपूरक कोण भी कहते हैं, ठीक है। कई बार आपको गाइड में ये शब्द भी मिल सकता है, कहीं तो पूरक कोण लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको अनुपूरक कोण भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे ही जो समपूरक कोण है तो उसका दूसरा नाम जो इसको परिपूरक भी कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। अब देखिए हम समझते हैं, सबसे पहले तो पूरक कोण कौन सा कोण होता है। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि पूरक कोण और समपूरक कोण जो है वो अकेले कोण नहीं है, ये कोणों के जोड़े के रूप में, क्या है, कोणों के जोड़े। यानी जब दो कोणों की जब बात होगी तब जाके पूरक कोण या समपूरक कोण को हम स्पष्ट कर पाएंगे। यानी जब भी आपके दिमाग में लिखा हुआ मिले कि पूरक कोण कौन सा है या संपूरक कोण कौन सा है, तो ये अकेला कोण नहीं होगा, कम से कम ये कितने कोण होंगे, 2 कोण होंगे, ठीक है। तो पूरक कोण कौन से होते हैं, तो ऐसे 2 कोण जिनके कोणों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, अगर 90 डिग्री हो रहा हो, कितने डिग्री हो रहा हो, अगर 90 डिग्री हो रहा हो तो वो जो दोनों कोण है वो कहलाते हैं एक दूसरे के पूरक कोण। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, अगर मान लो एक कोण अगर 30 डिग्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री, और हमें ये पूछा है कि इस 30 डिग्री कोण का पूरक कोण बताइए। क्या बताना है हमको, 30 डिग्री कोण का पूरक कोण बताइए। तो कौन सा होगा, दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी पहला कोण अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। यानी ये जो 30 डिग्री और ये जो 60 डिग्री है, ये दोनों कोण मिलकर बनते हैं पूरक कोण, यानी एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। यानी अगर ये कहूं कि 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है तो होगा 60 डिग्री, और अगर ये कहा जाए कि 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। यानी दो जो कोण है, तो पूरक कोण जो है या अनुपूरक कोण जो है वो हमेशा 2 जोड़ों के रूप में होते हैं। अगर उनका योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा हो तो वो कहलाएंगे पूरक कोण। अब इसी तरह से हम समझे समपूरक कोण को या परिपूरक कोण को, तो बिल्कुल यही सेम परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर जो कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। और अगर मान लो 2 जो कोण है उन कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा हो, कितना डिग्री हो रहा हो, 180 डिग्री अगर उनका योग हो रहा हो तो वो कहलाते हैं संपूरक कोण या परिपूरक कोण। अब उदाहरण के लिए मान लो उसमें एक कोण अगर मान लो 72 डिग्री दिया हुआ है कि 72 डिग्री का परिपूरक कोण कौन सा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 72 डिग्री कम कर देंगे
तो शेष जो बचेगा 108 डिग्री जो बचेगा वो हो जाएगा इसका परिपूरक कोण। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है पूरक कोण की और अनुपूरक कोण की। तो ये भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे कंपटीशन में जो प्रश्न आएंगे उसमें ऐसे खूब सारे शब्द मिलेंगे जिसमें हमें इनका उपयोग भी करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब कोणों के कुछ और जो प्रकार जो है उनको हम समझते हैं। अब ऐसे कोणों की हम चर्चा कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के जो रेखाओं से बनते हैं, उनको हम थोड़ा समझते हैं। तो उसमें पहला जो प्रकार आता है वो आता है आसन्न कोण। कौन सा आता है? आसन्न कोण। अब आसन का मतलब होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, आसन का मतलब होता है पास पास वाले के दो कोण। यानी ऐसे जो कोण जो बिल्कुल पास पास में हो, यानी जो पड़ोसी जो होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा हमारे करीब कौन होता है? हमारा पड़ोसी होता है। नहीं, एक जो हमारा मकान जो है और हमारे पड़ोस में जो दूसरा जो मकान है वो हमारा आसन्न घर कहलाएगा, या उसको हम कहेंगे हमारा पड़ोसी। तो ऐसा ही जो अब ऐसे देखिए दो जो मकान जो है, तो दो मकान है तो उसके बीच में एक जो दीवार होती है वो कैसी होती है? वेनिश होती है, कॉमन होती है। तो वही बात आती है हमारे आसन कोण में। ठीक है, यानी ऐसे दो कोण, अब आसन कोण में कितने होंगे? कम से कम दो कोण जरूर होंगे। ठीक है, ऐसे दो कोण, अब जिस कोण तो दो होंगे, अब उसमें होगा क्या? पहली शर्त तो ये है कि उसका एक शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो कोण तो होने चाहिए, लेकिन उनका शीर्ष जो है एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और नंबर दो, दूसरी जो शर्त है वो उसकी एक भुजा भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक भुजा भी जो है वो भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए, उनके बीच में कॉमन होनी चाहिए। जैसे ये बीच में जो दीवार जो होती है, दोनों घरों के लिए बीच में एक ही दीवार है, वैसा वैसा जो दो कोण है उनके बीच में एक जो भुजा होगी वो कैसे होगी? उभयनिष्ठ। ठीक है, जब एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोण है, ये कोई कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। तो ये जो कोण है इसका हम नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है AOB। ये कोण हो गया। अब हमें क्या करना है? दो कोण बनाने हैं। दूसरा कोण जो बनाना है वो इसी के पर बनाना है, यानी इसी के पास में दूसरा कोण बनेगा, जहां पर इसका ये शीर्ष तो यही रहेगा, इसी शीर्ष, और ये जो भुजा है ये भुजा इसकी हो गई उभयनिष्ठ। इसको मान लो, चाहे इस भुजा को उभयनिष्ठ मान लो। जैसे ये अगर भुजा उभयनिष्ठ हो और दूसरा कोण अगर ऐसे बन गया, तो ये दो कोण बन गए। एक कोण तो ये हो गया और दूसरा कोण कौन सा हो गया? ये, इसका भी अपन नाम लिखें। तो पहला जो कोण है वो तो कौन सा हो गया? कोण AOB। पहला कोण तो कौन सा हो गया? AOB, ये हो गया। और दूसरा जो कोण है कौन सा हुआ? BOC। BOC। तो ये जो दोनों जो कोण है, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। क्या कहलाएंगे? ये आसन्न कोण। क्योंकि इनका देखिए एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ है, दोनों ही कोणों को अपन देखें, ये पहला कोण है, ये दोनों कोण है, दोनों कोणों का शीर्ष कौन सा है? O है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ है दोनों जगह। और दूसरी जो है इसकी भुजा वो एक उभयनिष्ठ है। कौन कौन सी? OB जो भुजा है वो दोनों ही कोणों में काम आ रही है, जिसमें भी है OB और इसमें भी है ये OB। तो ये एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ऐसे कोणों को क्या कहेंगे हम? आसन्न कोण। अब देखिए हमने अभी जो देखा था हमने पूरक कोण और संपूरक कोण, तो उसी को हम यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे एक कोण जो है मेरे पास वो एक न्यून कोण कोई दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा कोण जो है वो इस भुजा को अगर मैं उभयनिष्ठ मानूं, तो यहाँ पर अगर दूसरा कोण अगर मैं बनाऊं, तो ये देखिए दो कोण हो गए। ये तो पहला कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया। इसको अपन व्यक्त करें जैसे PQ और R से। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कोण जो है कौन कौन सा? एक तो कोण है POQ और एक है QOR। ये दो कोण है। अगर ये दो कोण है, वैसे ये दो कोण क्या है? क्योंकि इनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ है और दो एक भुजा जो है कौन सी? OQ जो है वो भी उभयनिष्ठ है। तो दोनों कोण जो है वो कैसे कोण है? आसन कोण। ठीक है, तो दोनों आसन कोण हो गए। अब अगर इन दो आसन कोणों का योग अगर मान लो ये 90 डिग्री हो रहा हो, ये यानी ये पूरा जो कोण है अगर दोनों को मिलाकर कितना बनता है? अगर 90 डिग्री बन रहा हो, तो वो जो है अपन अभी जो देखा था कौन से कोण है? ये पूरक कोण। तो हमारे दिमाग में जब ये प्रारंभिक जानकारियां जो होगी, तो हमारे ये कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कई बार तो आपके जो गाइड है उसमें प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ हो गया कि दो पूरक कोण दिए हुए हैं, या कहीं पर ऐसा भी होगा कि ये लिखा हुआ हो कि आसन कोण है। तो हम कहीं भी भ्रमित नहीं हो कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आसन कोण कौन सा होते हैं, क्योंकि जिसकी भुजा उभयनिष्ठ आसन कोण भी है और इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो ये पूरक कोण भी है। ठीक है, इसी तरह से अपन ने अभी जो संपूरक कोण जो देखा था, तो उसको भी अपन इस तरह से देखें कि उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री हो रहा है। अब इसमें अगर मैं जैसे यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल सीधी न बनाकर थोड़ी टेढ़ी बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक कोण तो ये बन गया और दूसरा कोण ये बन रहा है।
यानी एक तो इसमें न्यून कोण है और एक क्या है, अधिक कोण है। अब दो कोण इसमें बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके में देखिए एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, क्योंकि इस कोण में भी ये प्रयोग में आ रही है और इस कोण में भी ये प्रयोग में आ रही है। तो ये दोनों ये जो है कैसे आसन कोण है, और इन दोनों को अगर योग करें तो बिल्कुल हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, यानी 180 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो दोनों कोण है वो कैसे है, समपूरक कोण भी है। कैसे कोण है, समपूरक कोण भी है, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है हमने नापा तो नहीं है, लेकिन अंदाज से अगर जैसे मान लो ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, यानी दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा अगर ये एक सरल रेखा हो। ठीक, तो ये संपूरक कोण भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये डायग्राम बनाया तो मेरे दिमाग में आ रहा है, इस तरह के जो अगर कोण हमें अगर मिले, जब दो कोण है उनका योग अगर कितना हो रहा हो, 180 डिग्री हो रहा हो, तो ऐसे जो कोण है जहां पर एक सरल रेखा में हमें दो कोण प्राप्त हो रहे हैं, तो जहां इन कोणों को जो है एक रैखिक युग्म भी कहते हैं। ये शब्द हमें परिपूरक की जगह ये शब्द हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि रैखिक युग्म हमें दिए हुए हो। यानी रैखिक युग्म का मतलब यही है कि ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो कितना, वो 180 डिग्री होना चाहिए, या जो एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण। अब यहाँ पर इसको अपन दूसरी भाषा में ये कहें तो ये जो एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा के किसी एक बिंदु पर अगर मैं दो कोण की रचना करूं, यानी एक कोण ये बन गया, दूसरा कोण ये बन गया, तो ये जो दोनों जो है कोण, चूंकि दोनों कोण है वैसे है तो क्या है, दोनों आसन कोण है, क्योंकि इसकी भुजा क्या है, एक उभयनिष्ठ है, और इस रेखिक एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण है जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री अगर हो रहा हो तो इनको रैखिक युग्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये तो रही बात किसकी, आसन कोण की। अब अपन इसके अलावा दूसरे जो कोण है उनको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं, आगे बढ़े। तो अब हमारे दूसरा जो इसका जो प्रकार है वो हमारे अक्सर हमको देखने को जो मिलेगा वो मिलते हैं हमको शीर्षाभिमुख कोण। क्या मिलते हैं हमको, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण कौन से होते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, शीर्ष प्लस अभिमुख, शीर्ष प्लस अभि और मुख, ये तीन शब्द इसमें है। तो शीर्ष का मतलब तो सीधा हो गया, शीर्ष शीर्ष पे बने होने चाहिए, और अभि का मतलब होता है आमने सामने, जिनका मुख आमने सामने हो, ऐसे जो कोण होते हैं उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जब दो सरल रेखाएं जो है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अगर जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको तो अच्छे से याद है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं, दो हम रेखाएं मान लेते हैं, जैसे एक तो रेखा है ए बी और दूसरी मान ली हमने सी डी। ठीक है, और दोनों जो है रेखाएं वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये दो रेखा जो होगी कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा देखिए कौन बनेगा, कौन सा बनेगा, ये भी कौन बन रहा है, ये भी कौन बन रहा है, ये भी कौन बन रहा है, और ये भी कौन बन रहा है। कितने कौन बन रहे हैं, इससे चार कौन बन रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कौन कौन से होंगे, ऐसा शीर्ष जिनके अभिमुख होने चाहिए, यानी आमने सामने वाले जो कौन होते हैं, यानी ये वाला कौन और ये वाला कौन, इन दोनों को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कौन। कौन सा, ये जो कौन है, कौन COA, COA, और दूसरा कौन सा है इधर, BOD, BOD। ये दोनों जो है ये कैसे कौन है, शीर्षाभिमुख कौन। कैसे कौन है ये, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि हम जब प्रश्नों को जो हल करेंगे, हम ऐसे खूब सारे प्रश्न देखेंगे जिसमें हम अज्ञात जो कोण है उनको ज्ञात करना सीखेंगे, तो उसमें हमको अगर ये स्पष्ट रूप से पहले से अगर ज्ञात होगा तो हम इसको जल्दी कर पाएंगे। तो ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, तो एक तो जोड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला। अब दूसरा ये जो, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये वाला जो कोण है ये इसके सम्मुख कोण बना हुआ है, तो ये दोनों भी कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन सा, COB, एक तो कौन है COB, और दूसरा जो कोण है इसके सामने सम्मुख वाला कौन सा है, AOD, AOD। ये दोनों कोण भी कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये तो हो गया शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा। अब हमको जो जरूरत पड़ेगी वो ये पड़ेगी, हम ये दिमाग में रखें कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं कौन से होते हैं शीर्षाभिमुख, ये तो मालूम पड़ गया, जो दो रेखा जो प्रतिच्छेद करेगी तो उसमें जो शीर्ष के सम्मुख जो बनने वाले कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो माप में बराबर होते हैं, ये हमको विशेष रूप से याद रखना है। क्या याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ना, ये अगर मान लो कोण अगर 40 डिग्री का है, अगर प्रश्न में दिया हुआ है ये 40 डिग्री, तो इसके सम्मुख वाला जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा।
अगर मान लो ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये अगर 140 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 140 डिग्री होगा। कब होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सदैव ही बराबर होते हैं, समान होते हैं। चलिए आगे बढ़े। यहां से मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि जैसे ये एक बिंदु के ये जो चारों तरफ जो कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर जैसे 4 कोण बन रहे हैं, तो इन चारों कोणों का जो योग है वो कितना होता है। अब हो सकता है 4 कोण है, 4 कोण से अधिक भी कोण हो सकते हैं। यहाँ पर तो जैसे मैंने रेखा बनाई है, इस रेखा की जगह अगर मान लो मेरे पास केवल एक बिंदु के चारों तरफ खूब सारे कोण बन रहे हैं, यहाँ पर मैं देखिए रेखाओं की बात नहीं कर रहा, ये अलग अलग कोण किसी भी दिशा में बने हुए हो सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैंने कितने कोण बनाए, 1 2 3 4 और 5। जैसे कोण नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर ये 5 कोण बने हुए हैं, कहां पर होने, एक ही बिंदु पर बनने वाले, उनका उभयनिष्ठ जो शीर्ष है कह दो, या उसका उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो एक ही बिंदु होना चाहिए। ठीक है, तो इस एक बिंदु के परिगत जो कोण जो बनते हैं, अब इनके अगर माप हमें ज्ञात हो या इसमें से कुछ का मान ज्ञात हो और एक का ज्ञात नहीं है तो हम उसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि एक ही बिंदु के परिगत जो बनने वाले कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। कहीं पर भी जैसे ये अगर अलग अलग कोण है, चाहे दो रेखाएं भी अगर एक दूसरे को काट रही है, तो इस बिंदु के परिगत जो कोण है तो इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर मुझे ये कहे कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूं कि देखिए ये 40 हो गया और ये भी कितना हो गया, 40। तो 40 और 40 कितने हो गए, 80 डिग्री। तो ये दो कोण हो गए। ठीक है, अब पीछे कितने रहे, दो कोण जो रहे तो वो कितने डिग्री के रहे, हम देख लेते हैं कि सबका योग तो कितना होगा, 360 डिग्री है। उसमें से मैं 80 डिग्री कम कर देता हूँ, तो पीछे कितने बच गए, देखिए 0 का 0 हो गया, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बच गए 2, यानी 280 डिग्री। यानी ये जो दो कोण है इन दोनों का योग तो कितना रह गया, 180 डिग्री। अब हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों कोण भी बराबर होता है, ये दोनों भी कोण कैसे हैं, बराबर। यानी ये जो है प्रत्येक कोण वो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री का। तो हम जब ये इतनी चीजें हमारे दिमाग में होगी तो हम कैसा भी प्रश्न हो उसमें कैसे भी कोण दिए हुए हैं तो हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हम ज्यादा चर्चा तो जब इन प्रश्नों को हल करेंगे उस समय हम बहुत ही सरल तरीके से सारी चीजों को अपन वापस रिपीट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन एक बार बेसिक हमें ये इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तब तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले जितने भी कोण हैं उन सबका योग कितना होता है, 360 डिग्री। चलिए, तो अब हम अंतिम रूप से एक जो कोणों के प्रकार जो है उनको हम और देख लेते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि आसन कोण कौन से होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। अब हमें एक जो चीज जो देखिए विशेष रूप से जो होता है वो अब जो है वो समांतर रेखाओं और जो तिर्यक जो रेखा होती है, समांतर रेखाओं व तिर्यक जो रेखा होती है, उन रेखाओं से जो बनने वाले कोण हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, से बनने वाले कोण कि उनसे कौन से कोण बनेंगे, क्योंकि ये हमारे सारे प्रश्नों में बहुत ज्यादा काम आने वाले, तो इसको भी हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी हमने ये तो देखिए पिछले वीडियो में भी देखा था कि समांतर रेखा कौन सी होती है और तिर्यक रेखा कौन सी होती है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो ये देखें ये तो है, हम पहले दो समांतर रेखाओं की बात करें या, ठीक है, ये होगी दो समांतर रेखा होगी। अब इन दो समांतर रेखाओं को अगर एक कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो अब इससे देखिए बहुत सारे कोण बन रहे हैं। देखिए जैसे पहले समांतर रेखा मान ली मैंने, ये तो है ए बी और ये है सी डी, दो समांतर रेखा है। अब इसको एक तिर्यक रेखा जो है जैसे एल एम है ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब इस प्रतिच्छेद करने के कारण देखिए कितने कोण बन रहे हैं, देखिए एक तो कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक यहाँ पर भी कोण बन रहा है, एक यहाँ पर भी कोण बन रहा है, इसके अलावा यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना और यहाँ भी बना। यानी कुल मिलाकर हम इसको अगर नंबर लिखें तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल मिलाकर कितने 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, किनसे बन रहे हैं, समांतर, दो समांतर रेखाओं से और एक तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, उसको हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अक्सर प्रश्नों में ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो इनको भी अलग अलग नामों से प्रदर्शित करता है। तो इनमें देखिए सबसे पहला जो है वो तो होता है जैसे अंतः कोण। कौन से कोण, अंतः कोण। अब अंतः कोण कौन कौन से होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि समांतर रेखा हो, अगर दो जो दूसरी जो है कौन सी रेखा, दो प्रतिच्छेद रेखाएं भी हो सकती है, उनको भी अगर
एक तिर्यक रेखा काटे तब भी ये कोण तो बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो क्यों हमारे प्रश्नों जो आएंगे वो अक्सर ऐसे आएंगे कि जिसमें हमें दो समांतर रेखाएं दी हुई होंगी, क्योंकि इसमें एकांतर कोण भी बनेंगे और इसमें हम एकांतर कोण नहीं बन सकते, ठीक है। तो लेकिन इसमें अंतःकोण और बाह्य कोण तो जरूर हो सकते हैं। अगर हम ये लें, ये जैसे जो रेखाएं ये समांतर रेखाएं नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये प्रतिच्छेद रेखा क्यों है? क्योंकि इनके मध्य की दूरी जो है वो समान नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा और टेढ़ा मान लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे एक रेखा ऐसे है, ठीक। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करें कि अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। तो ये जो दो जो समांतर जो रेखा है या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है उनसे बनने, इनको कोणों को भी अपन सेम लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अंतः कोण तो कौन कौन से होंगे? इन दो रेखाओं के मध्य में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे कहलाते हैं अंतः कोण। अब देखिए इसमें कौन कौन से बन रहे हैं बीच में, जैसे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये जो चारों कोण है ये कैसा कोण है? अंतः कोण, यानी अंदर बनने वाले कोण। अब वो चाहे समांतर रेखा हो तब भी वो अंतः कोण कहलाएंगे, और चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखा हो तब भी वो अंतः कोण है, 3 4 5 और 6, ठीक है। अब नंबर 2 दूसरा जो आता है वो हमको सुनने को मिलेगा बाह्य कोण। तो जैसे अंतः कोण अंदर वाले कोण है, वैसे ही बाह्य कोण कौन से होंगे? जो बाहर स्थित जो कोण है वो कौन हो जाएंगे? बाह्य कोण। इसमें कौन कौन से बाह्य कोण? देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ये जो चार जो कोण है ये कौन से हो गए? बाह्य कोण, ठीक है। ये दो जो कोण, इनको तो हम ज्यादा हमारे प्रश्नों में इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको हम ज्ञात करना पड़ेगा अलग से, ठीक। नंबर 3 तीसरा जो है जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है एकांतर कोण की, ठीक है। तो अब एकांतर कोण कौन से होंगे? तो एकांतर कोण जो है वो, जैसे ये जो है एकांतर कोण से पहले हम इसको एक संगत कोण को पहले देख लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। संगत कोण हमें जब समझ में आएंगे तो हम एकांतर कोण को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो है संगत कोण। अब संगत कोण कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए ये जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पहली जो रेखा है इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कौन से चार कोण बन रहे हैं? 1 2 3 और 4 ये बन रहे हैं। और दूसरे यहाँ पर भी देखें तो 5 6 7 और 8 बन रहे हैं। अब देखिए दोनों की प्रवृत्ति देखें तो बिल्कुल सेम है, दोनों जो समांतर रेखा है बिल्कुल सीधी भी एक तरफ है। ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, जितना तिरछा इसको काट रही है उतना ही तिरछा इसको भी यहाँ से काट रही है। तो ये जो कोण होगा, कौन सा कोण? कोण 1 और ये कोण 5, ये दोनों जो कहलाएंगे बिल्कुल एक जैसे ही संगत वाले कोण है, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। कौन कौन से? कोण 1 व कोण 5, ये दोनों जो है ये कैसे है? संगत कोण। तो ऐसा कैसा? हम इधर देखें तो इस तरफ कौन सा कोण बना हुआ है? 2, और इधर क्या बना हुआ है? 6। तो कोण 2 और कोण 6 ये दोनों भी संगत कोण है। इसी तरह से देखो 3 यहाँ नीचे बनने वाला कोण है, तो इधर 7 भी नीचे बनने वाला कोण है। तो कोण 3 और कोण 7 ये दोनों भी संगत कोण है। और अंत में जो बचा है कोण 4, इसका संगत कोण कौन सा होगा? कोण 8। ये जो है ये क्या है? संगत कोण। और संगत कोण जो होते हैं, अब देखिए इसमें भी संगत कोण तो ये इसमें नहीं हो सकते। प्रतिच्छेद जो रेखा है उसमें हम संगत कोण नहीं हो सकते, क्योंकि ये रेखा इस तरफ जा रही है, ये रेखा इस तरफ जा रही है, तो ये बिल्कुल नहीं दिखते। तो हमें प्रतिच्छेद को जो रेखा है उनसे हमको यहाँ पर कोई स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल समांतर रेखा को ही समझेंगे, ठीक है। तो संगत कोण जो होंगे, कौन से कोण हमने देखे? 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8। तो इसमें संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि कहीं पर हमें जैसे कोण 1 दिया हुआ होगा तो 5 जो है उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 1 का जितना मान होगा उतना ही मान इस कोण 5 का भी होगा, ठीक है। या 2 कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का कोण 6 होगा। तो ये हो गए संगत कोण। अब हम आगे बढ़े तो इसमें दूसरे जो कोण आते हैं वो कौन सा आते हैं? देखिए शीर्षाभिमुख कोण आ रहे हैं, तो शीर्षा यहाँ पर देखिए दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो सम्मुख जो बनने वाले कोण है कौन कौन से? 1 और 3 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, 5 और 7 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, 6 और 8 ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण हमने पहले देख लिया तो हम वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण जो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो बिल्कुल वो नियम यहाँ पर भी लागू होगा कि 1 जितने डिग्री का होगा उतना ही क्या होगा? 3 भी हो जाएगा, या 2 जितने डिग्री का होगा उतना ही 4 भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको न देखकर अगला जो प्रकार है उसको हम देखते हैं एकांतर कोण।
अब एकांतर कोण कौन सा होता है? देखिए एक का अंतर सीधा दिख रहा है हमको, एक के अंतर वाले कोण, तो यानी इस एकांतर कोण कौन सा होगा? जैसे ये 3 जो है तो इसके बिल्कुल सम्मुख पास वाला कोण ना होकर उसको एक छोड़कर, यानी ये जो है एकांतर कोण के जो परिवर्तन, इसको हम सीधा देखें तो जब भी जेड की जो आकृति बने, चाहे वो सीधा जेड हो सकता है या उल्टा जेड, ठीक है, यानी ऐसे जेड की जो आकृति बनेगी तो उनके बीच में जो कोण बनेंगे वो कहलाते हैं एकांतर कोण। कैसे? देखिए इसको हम समझे तो ये जो आकृति है, जैसे ये एक समांतर रेखा है, मैं यहाँ से इसको समझूं तो ये एक जेड की आकृति बन रही है। कौन सी बन रही है? यहाँ से देखिए तो यहाँ पर तो कौन सा कोण आ रहा है? ये 3, और इससे आगे बढ़े तो यहाँ जेड बन रहा है कहाँ पर? 5 पर। तो ये कोण 3 और कोण 5 जो है, कोण 3 और कोण 5, ये दोनों है एकांतर कोण। ठीक है, कौन सा हो गया? ये जो जेड बन रहा है, ऐसे तरह से उल्टा जेड अगर बनाए इस तरफ से, यहाँ से इधर, ये तो कौन सा कोण आ रहा है? देखिए वापस देखिए इसको, एक तो ये है कोण, इसे अपन रेखा को समझते हैं, ये ए है, यहाँ से ये रेखा इधर गई, तो ये कौन सा कोण बन रहा है? 3, और यहाँ पर कौन सा बन रहा है? 5। ये तो हो गया 3 और 5, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। और हम उल्टा जो ग्राफ इसका देखें तो ये जो रेखा है इस तरह से जो जा रही है, ये ठीक है, कौन सी रेखा? ये बी से जो शुरू हो रही है, ये बी यहाँ से यहाँ और यहाँ से सी की तरफ, ठीक है, तो ये जो कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये भी एकांतर कोण कहलाएंगे। अब ये वाला कोण कौन सा है? ये तो है 4 नंबर, और ये वाला कोण कौन सा है? 6 नंबर। तो 4 और 6 जो है वो भी एकांतर कोण है। कैसे हैं? ये भी एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होते हैं वो भी समान होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें सिंपल सा, तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों का मान जो होगा कैसा होगा? बराबर। ठीक है, तो ये संगत कोण और एकांतर कोण जो है वो कौन सी रेखाओं में होंगे? जब ये शर्त ये होगी कि जब दोनों ही कैसे होनी चाहिए? समांतर रेखाएं होनी चाहिए। अगर वो समांतर रेखा है तभी ये कोण बराबर होंगे। अब देखिए कंपटीशन में आपका प्रश्न ये ऐसा भी आता है कि जहां पर हमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये दोनों समांतर रेखा है, ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तो दिया हुआ है। और वहां ये लिखा हुआ है कि ये जो कोण है, मान लिया ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये कोण जो है ये लिखा हुआ है 42 डिग्री, और आपको ये पूछा है कि क्या ये दोनों समांतर रेखा है या नहीं है। तो हम सीधा देखेंगे, क्योंकि देखिए जेड बन रहा है तो ये कैसे है? एकांतर कोण है, और अगर एकांतर कोण अगर समान है तब तो ये होगी समांतर रेखा है, और अगर एकांतर कोण बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखा नहीं होगी। ठीक है, तो इसका उल्टा प्रश्न भी आ सकता है। तो शर्त यही है कि अगर वो समांतर रेखा है तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे। और दूसरी जो चीजें एक और आ रही है वो आती है अंतः जो कोण है। कौन से कोण? अंतः कोण। ये 4 जो कोण है, इन चारों कोणों को अपन न लेकर जो अंतः जो ये आसन जो पास पास वाले जो अंतः कोण है, कौन से 3 और 6, ये जो है अंतः कोण जो है, ठीक है, तो अंतः कोणों में जो आसन जो पास पास वाले जो कोण है, जैसे कौन सा कोण 3 और कोण 6, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ये भी आप दिमाग में रखें। कौन से कोण? जैसे 3 और 6, ये दोनों जो कोण है इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कब होगा? जब ये समांतर रेखाएं हो। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी देखें तो कौन से कोण है? 4 और 5। तो कोण जो 4 और कोण 5 जो है इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो है ये हमारे दिमाग में होनी बहुत आवश्यक है, तब जाके हम जो कोणों से आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपन बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से कोणों के जितने भी प्रकार थे उन प्रकार को हमने बहुत ही सरल भाषा में और बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा है। साथ ही जो कोणों के रेखाओं से बनने वाले जो कोण है उनको भी हमने आसानी से देखा है। तो आपको अगर इसमें कहीं भी समस्या आई हो या कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल आपको समझ में नहीं आई हो बेहतर तरीके से, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा जिसमें अपन कोणों पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, ताकि ये जो अपन ने जो परिभाषा जो देखी है तो उनको अपन ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे, और जब इनका अधिकतम उपयोग होगा तो ये जो जितनी भी परिभाषा है या जो इनके तथ्य है वो हमको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है या आपकी गाइड में आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, सिंपल से प्रश्न, उन प्रश्नों को भी आप हल कीजिए, और इसमें भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः
पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस कोणों पर आधारित कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।